स्टूडेंट्स, सोशलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे क्राइम के बारे में, अपराध के बारे में। इस सिंगल लेक्चर में इस टॉपिक की हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ क्राइम, टाइप्स ऑफ क्राइम, कॉजेज ऑफ क्राइम, क्राइम कंट्रोलिंग मीन्स या अपराध नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं, या अपराध नियंत्रण के लिए कौन कौन से सुझाव है, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम। अपराध क्या है? देखिए, कोई भी कार्य जब कानूनों के खिलाफ हो, नियमों के खिलाफ हो, तो वो कार्य अपराध की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। जैसे मान लीजिए, पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन किसी की जेब काटकर पैसे कमाना बुरी बात है, क्योंकि यह कानूनी नियमों, कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, तो इसलिए अपराध की श्रेणी में आएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, शराब बेचते हैं, तो अपने घर के अंदर प्राइवेट रूप से यदि कोई शराब बेचते हैं तो वो अवैध है, गैर कानूनी अपराध है। और वही यदि ठेका लेकर ठेके में बेचते हैं तो वो वैध है। इसका मतलब वो नियम क्या कहते हैं भी, आप गवर्नमेंट से अप्रूव्ड लाइसेंस लेकर वहाँ पर वो काम कीजिए, तो वो क्या हो गया, फिर वो लीगल होगा। और यदि नियमों का उल्लंघन करके वो हमने काम किया है तो वो इलीगल है। जैसे सड़क के कौन सी साइड चलना चाहिए अपने को, बाईं ओर चलें, हम बाईं ओर चल रहे हैं तो वो सही है। और यदि हम बाईं ओर न चल के दाईं ओर चल रहे हैं तो वो क्या होगा, नियमों का उल्लंघन होगा, तो अपराध की श्रेणी के अंदर आएगा। गाड़ी चला रहे हैं, आपकी एज क्या है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। गाड़ी चलाना लीगल है, लेकिन बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाओगे तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इसका मतलब कोई भी व्यवहार, कोई भी कार्य जिससे नियमों का उल्लंघन होता हो, कानूनों का उल्लंघन होता हो, तो वो अपराध कहलाएगा। अब अपराध है वो दो दृष्टिकोण है, एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है, तो दूसरा कानूनी दृष्टिकोण है, वैधानिक दृष्टिकोण है। सामाजिक मूल्यों या नियमों की अवहेलना की जाती है तो वो समाजशास्त्र के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। और यदि कानूनी या वैधानिक या संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया जाता है तो वो वैधानिक अपराध कहा जाएगा। और दोनों एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं। जैसे अंतर जातीय विवाह करना है, अपनी कास्ट को छोड़कर अन्य कास्ट में विवाह करना है, वैधानिक नियमों के अनुसार तो वो वैध है, लीगल है, अपराध नहीं है, परंतु सामाजिक मूल्यों के अनुसार वो अपराध है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत जब हम अपराध की बात करते हैं तो कोई भी कार्य जो सामाजिक मूल्यों, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है तो वो अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ये सामाजिक मूल्य, सामाजिक नियम, कानूनों का प्रावधान क्यों किया गया? समाज के अंदर एकता, व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसीलिए समाज के सभी सदस्यों को इनका पालन करना जरूरी है। और यदि समाज के सदस्य इनका पालन नहीं करेंगे तो अराजकता फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, विघटन पैदा होगा और असुरक्षा का माहौल हो जाएगा। तो सामाजिक व्यवस्था, संगठन और एकता व्यक्तित्व को संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इन कानूनों और नियमों का निर्माण किया गया। तो इन कानूनों और नियमों का जब उल्लंघन होता है तो उसी को हम अपराध कहते हैं, और उल्लंघन करने वाले को अपराधी कहा जाता है। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अपराध एक सार्वभौमिक समस्या है। सार्वभौमिक का मतलब ये सभी समाजों में, पूरी दुनिया के अंदर पाया जाता है। हालांकि ये परिवर्तित रूप में है, इसका रूप परिवर्तित हो रहा है। जैसे अंग्रेजी जब शासन भारत के अंदर था, तो अंग्रेजी शासन भारत के अंदर था तो जय हिंद या तिरंगा फहराना, जय हिंद बोलना या तिरंगा फहराना अपराध की श्रेणी में था। परंतु आज ये अपराध की श्रेणी में नहीं है, ये राष्ट्रीय गौरव की बात है। इसी तरह से अब हिंदुस्तान की संस्कृति या भारतीय संस्कृति क्या कहती है, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करो। परंतु एक तरफ एक्समिको लोग हैं, वो वहाँ पर ये प्रथा प्रचलित है कि जो माता पिता बूढ़े हो गए उनकी संतान उसकी हत्या करेगी। और यदि संतान हत्या नहीं भी करती है तो वो बुजुर्ग माता पिता उसको ऐसा करने के लिए विवश करते हैं, तो वहाँ ये अपराध नहीं है, अपने समाज में ये अपराध है। तो अपराध ये एक सार्वभौमिक समस्या है, परंतु यह समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। और इस समय के अनुसार और स्थान के अनुसार ये अपराध की श्रेणी है वो अलग अलग है, जो कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में अवश्य पाई जाती है। सामाजिक संगठन व व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज द्वारा कुछ मूल्यों तथा नियमों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन मूल्यों व नियमों की अनुपालना समाज के सभी सदस्यों द्वारा आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति या समूह इन नियमों या मूल्यों का उल्लंघन करता है तो उसके इसी व्यवहार को अपराध व उल्लंघनकर्ता को अपराधी
माना जाता है। इसका मतलब अपराध क्या है? व्यक्ति का कार्य है। कैसा कार्य? जो सामाजिक के मूल्यों या कानूनों के खिलाफ हो। कार्य का मतलब व्यवहार। अपराधी माना जाता है तो उसे समाज द्वारा दंडित भी किया जाता है। और वैधानिक यदि अपराध है तो विधान या संविधान के द्वारा उसको दंडित किया जाएगा। अपराध के अर्थ के संदर्भ में अलग अलग दृष्टिकोण है। कानून से संबंधित व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने वाले, कानून से संबंधित व्यक्ति से यदि हम पूछेंगे अपराध क्या है तो वो कहेगा कि कानून का उल्लंघन करने वाले के व्यवहार को अपराध मानेगा। समाज से संबंधित व्यक्ति से यदि पूछेंगे तो वो कहेगा कि सामाजिक मूल्यों व नियमों के उल्लंघन करने वाले कार्य को अपराध माना जाएगा। तो वहीं जातीय व्यवस्था में विश्वास रखने वाला व्यक्ति जातीय नियमों के उल्लंघन को अपराध मानता है। इसका मतलब अपराध है, उसके दृष्टिकोण अलग अलग है। अपराध का अर्थ और परिभाषाएं। और देखिएगा जैसे सामाजिक निर्योग्यताएं हैं। निर्योग्यताओं का मतलब अनुसूचित या अछूत जातियां उस समय मानी जाती थी, उन पर बहुत सारी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सहवास और खान पान संबंधी निर्योग्यताएं लागू कर दी गई थी। मतलब पाबंदियां थी, वो ये काम नहीं कर सकते थे। तो वो कैसा था? वो सामाजिक अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता था। जबकि कानून है वो तो इसको स्वीकृति देता है, कानून के अनुसार तो वो लीगल है। तो वो जातीय रूढ़िवादिता थी, उसके अनुसार वह एक अपराध था। प्रत्येक समाज में, ये देखिए अर्थ और परिभाषाएं देखते हैं। प्रत्येक समाज के अपने मूल्य व परंपराएं होती है। तो वहीं प्रत्येक देश का अपना एक कानून या संविधान भी होता है। इसका पालन समाज या देश के नागरिकों के द्वारा आवश्यक होता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति इन सामाजिक मूल्यों या कानूनों का उल्लंघन करता है तो वह अपराधी और उसके द्वारा किया गया व्यवहार या कार्य अपराध कहलाएगा। अपराध को वैधानिक व समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। इलियट व मेरिल क्या कहते हैं? अपराध ऐसा कृत्य, कृत्य का मतलब कार्य, अपराध ऐसे कार्य हैं जो कानून द्वारा निषेध हैं। कानून का मतलब, निषेध का मतलब मनाही, भी कानून के द्वारा उनको मनाही की गई है। और यदि कोई व्यक्ति फिर भी करता है तो जिनके लिए वैधानिक दंड की व्यवस्था है। जैसे चोरी करना अपराध है, किसी की हत्या करना अपराध है, मारपीट करना अपराध है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो कानून या विधान के द्वारा उसको दंड दिया जाता है। तो इलियट और मेरिट ने अपराध ऐसे कृत्य को माना है जो कानून द्वारा निषेध है तथा जिनके वैधानिक दंड की व्यवस्था है। प्रोफेसर हैकरवाल क्या कहते हैं? अपराध कानून का उल्लंघन है। इन्होंने सीधी सी बात कही है कि कोई भी कार्य यदि कानून का उल्लंघन होता है उससे तो वो अपराध है। मावरर क्या कहते हैं? ये कहते हैं अपराध वह क्रिया है, एक प्रोसीजर है जिससे कानून का उल्लंघन होता है। एक ऐसी क्रिया जिससे कानून का उल्लंघन होता है। शराब पीना अवैध नहीं है, शराब पीना वैध है कानून के अनुसार। और शराब पीकर हुड़दंगबाजी करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये एक अपराध है। तो इसका मतलब अपराध वह क्रिया है जिससे कानून का उल्लंघन होता हो। सदरलैंड क्या कहते हैं? अपराध सामाजिक दृष्टिकोण से संबंधित है। अपराधी कानून का उल्लंघन करने वाला व्यवहार ही अपराधी व्यवहार है। इसका मतलब जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा उसका वो व्यवहार है, वो अपराधी व्यवहार कहलाएगा। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अपराध जानबूझकर किया गया एक ऐसा कार्य है जिससे स्थापित मूल्यों का उल्लंघन होता है। स्थापित मूल्य कौन से? जो मूल्य समाज ने पहले से बनाए हुए हैं। क्योंकि समाज अपनी व्यवस्था, संगठन को बनाने के लिए कुछ मूल्यों का निर्धारण करता है। तो वहीं जो राष्ट्र है वो सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ मूल्यों का निर्धारण करता है। ये मूल्य सामाजिक भी हो सकते हैं और वैधानिक भी हो सकते हैं। तो अपराध जानबूझकर किया गया ऐसा कार्य जिससे स्थापित मूल्यों का उल्लंघन होता है। ये मूल्य कौन से हो सकते हैं? सामाजिक मूल्य भी हो सकते हैं और वैधानिक मूल्य भी हो सकते हैं। तो दोनों दृष्टिकोण प्रचलित है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम। अब जो ये परिभाषाएं हमने पढ़ी है, इन परिभाषाओं के आधार पर हम इसकी विशेषताएं करते हैं, इनके लक्षण करते हैं। भी अपराध है, क्राइम है, उसके लक्षण क्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। पहली विशेषता कानून का उल्लंघन। जो कानून बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, सामाजिक नियम हो चाहे वैधानिक नियम हो, अपराध की पहली विशेषता यह है कि इसमें उन कानूनों और नियमों का उल्लंघन होता है। वो एक सीमा है, एक लक्ष्मण रेखा है। यदि उस सीमा को पार करेंगे तो ही कानून का उल्लंघन होगा, अदरवाइज कानून का उल्लंघन नहीं होगा। जैसे आपको ड्राइविंग सीट पर बैठते ही सीट बेल्ट लगाना है और यदि सीट बेल्ट नहीं लगाया, इसका मतलब वो कानून बनाया गया, उस कानून का उल्लंघन किया है आपने, तो वो क्या होगा?
अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। जैसे अभी कोविड-19 के दौर के अंदर मास्क पहनना ज़रूरी है, तो इससे पहले कोविड-19 से पहले ये कानून नहीं था, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी थी नहीं। परंतु अब ये कानून बना दिया, एक सीमा बना दी, एक लक्ष्मण रेखा बना दी, और फिर भी यदि हम मास्क नहीं पहनते हैं तो हमारे ऊपर जुर्माना हो सकता है, क्योंकि हमने कानून का उल्लंघन किया है। क्रिया, अब जो अपराध है उसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसके अंदर एक्शन होना जरूरी है, उसमें क्रिया होना जरूरी है। यदि हमने मन में सोच लिया कि मैं किसी का मर्डर करूंगा तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मन में सोच लिया किसी को गाली दूंगा, किसी के साथ मारपीट करूंगा, बैंक लूटूंगा, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अपराध कब माना जाएगा? जब वो एक्शन लेगा, व्यवहार में वैसा लेकर आएगा, प्रैक्टिकल वो ऐसा करेगा, मारपीट करेगा, गाली गलौज करेगा, बैंक लूटेगा, इस तरह का यदि क्रिया करेगा तो ही वो अपराध की श्रेणी में आएगा। यदि वो खाली सोच रहा है तो वो अपराध नहीं होगा। तीसरी इसकी विशेषता ये है कि हानि पहुंचाना। अपराध का की एक लक्षण ये भी होता है कि इसमें एक पक्ष दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, जिससे उसके खुद को लाभ होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो चोरी करता है, तो चोरी करेगा तो खुद को तो लाभ होगा, लेकिन दूसरे पक्ष को तो हानि हो रही है ना। मारपीट कर रहा है, खुद को लाभ हो सकता है, अपना ईगो सेटिस्फाई कराओ या बदले की भावना से काम कराओ, लेकिन दूसरे को तो हानि हो रही है। किसी के घर में आग लगाना है, कोई झोगी झोंपड़ियों को जलाना है, किसी का मर्डर करना है, इससे दूसरे को हानि जरूर पहुंचती है। तो अपराध के अंदर हानि निश्चित ही पहुंचती है, और फिर जिसने अपराध किया उसकी भी हानि होती है, क्योंकि उसको समाज या कानून के द्वारा उसको दंड दिया जाता है। तो अपराध है, उसमें हर तरह से हानि होगी। अपराधी नियत, अब देखिए अपराध है, उसके अंदर अपराधी की नियत देखी जाती है। मान लीजिए किसी ने मर्डर किया तो उस समय परिस्थिति देखी जाएगी भी, उसने वो इरादे के साथ किया क्या, या उसने सेल्फ डिफेंस में किया। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको 3-4 लोगों ने घेर लिया और उसको मारने वाले हैं। उसी समय क्या हुआ, उनमें से किसी का एक पिस्टल उसके हाथ में आ गया और उसने उन सभी का मर्डर कर दिया, तो फिर वो अपराधी नहीं है, क्योंकि उसकी अपराध करने की नीयत नहीं थी। उसने परिस्थितियों वश, मजबूरी वश, अपनी सेल्फ डिफेंस में अपनी जान बचाने के लिए वो काम किया। तो अपराध की विशेषता यह है कि उसी व्यवहार को अपराध माना जाएगा जो अपराधी की नीयत से किया जाए, जानबूझकर किया जाए, सुनियोजित तरीके से किया जाए। दंड, अपराध की एक विशेषता यह भी है कि इसके अंदर दंड जरूर मिलता है। किसको मिलेगा? उल्लंघन करने वाले को। कैसा दंड मिलेगा? जैसे नियम का उल्लंघन किया है वैसा ही उसका दंड मिलेगा। जितना गंभीर अपराध है उतना ही गंभीर दंड मिलेगा। द्विपक्षीय अपराध की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि ये 2 साइडेड होता है, द्विपक्षीय होता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक तो पीड़ित पक्ष और एक पीड़ित करने वाला पक्ष। जैसे मान लीजिए मर्डर हुआ, अपराध हुआ, तो इसके अंदर क्या होगा? एक पीड़ित पक्ष कौन सा हुआ? जिसका मर्डर हुआ है, और दूसरा पक्ष कौन सा है? जिसने मर्डर किया है। तो 2 पक्ष होंगे। चोरी की, जिसको नुकसान हुआ एक पक्ष वो हो गया, एक चोरी की वो पक्ष हो गया। तो ये द्विपक्षीय होती है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाता है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्राइम, क्राइम के प्रकार कौन कौन से, अपराध के प्रकार कौन कौन से, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे। अपराध के प्रकार, तो अपराध की गंभीरता के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, संख्या के आधार पर, इसके आधार पर अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग वर्गीकरण किया, जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सोशोलॉजी से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और आपकी एमए या फिर यूजी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड। सदरलैंड थे, सदरलैंड ने अपराध के विभिन्न संपर्क का सिद्धांत भी दिया था, क्योंकि इससे पहले एक समाजशास्त्री हुए जिसका नाम था लोम्ब्रेसो। उन्होंने क्या था, उन्होंने कहा था कि अपराधी है वो जन्मजात होते हैं। सदरलैंड ने सिद्धांत दिया चिन्हीकरण का, या विभिन्न संपर्क का सिद्धांत। उस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, वो संगति से, वातावरण से अपराधी बनते हैं। तो ये जो सदरलैंड है, इन्होंने अपराध की गंभीरता के आधार पर अपराध को 2 भागों में बांटा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सदरलैंड ने अपराध के कौन कौन से प्रकार बताए हैं? तो साधारण अपराध और जघन्य अपराध, अपराध की गंभीरता के आधार पर। तो ऐसा अपराध जो गंभीर प्रवृत्ति का नहीं है, हल्का फुल्का अपराध है, और जिसके लिए दंड भी हल्का फुल्का ही मिलता है, तो वो अपराध साधारण अपराध के अंदर आएगा। जैसे चोरी करना, जुआ खेलना, जेब काटना, शराबखोरी करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, तो ये साधारण अपराध की श्रेणी में आएंगे। जघन्य अपराध, फेलनी क्राइम, वो अपराध होते हैं जिसके अंदर जो अपराध है उसके लिए बहुत कड़ी सज़ा मिलती है, कठोर सज़ा मिलती है,
क्योंकि अपराध भी कठोर है, इसमें किसी की हत्या भी हो सकती है, यौन उत्पीड़न हो सकता है, यौन शोषण हो सकता है, देशद्रोह हो सकता है, गबन का मामला हो सकता है। तो जिसके लिए अधिक कड़ी सजा मिले वो जघन्य अपराध, और साधारण सजा मिले वो साधारण अपराध। ये साधारण अपराध है, साधारण प्रवृत्ति के होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं, जबकि ये गंभीर प्रवृत्ति के जघन्य अपराध होते हैं। तो सदरलैंड ने गंभीरता के आधार पर अपराध को दो, सजा की गंभीरता या दंड की गंभीरता के आधार पर दो भागों में बांटा, साधारण अपराध और जघन्य अपराध। अब बोंगर के पास चलते हैं। बोंगर कहते हैं कि उद्देश्य के आधार पर अपराध है वो 4 प्रकार के हैं। ध्यान रखना, बोंगर ने 4, बोंगर गैर रे लास्ट में और 4 याद रखना, ये 4 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। 4 कौन कौन से हैं? आर्थिक अपराध, इकोनॉमिक अपराध, जिसके कारण आर्थिक नुकसान हुआ है किसी पक्ष का। ऐसे अपराध जिससे एक पक्ष को आर्थिक लाभ हुआ और दूसरे पक्ष को आर्थिक हानि हुई या धन की हानि हुई, जैसे चोरी करना, डकैती करना, गबन करना, जालसाजी करना, किसी के लूट मार करना, तो वो किसके अंदर आएगा? आर्थिक अपराध के अंदर आएगा। मतलब जिस अपराध में अर्थ महत्वपूर्ण हो, पैसा महत्वपूर्ण हो, धन महत्वपूर्ण हो, वो आर्थिक अपराध कहलाता है। संपत्ति महत्वपूर्ण, राजनीतिक पॉलिटिकल अपराध। राजनीतिक अपराध वो होते हैं जो राजनीतिक लोगों के द्वारा किए जाते, जैसे बड़े बड़े घोटाले करना, जैसे देशद्रोही गतिविधियां करना, दूसरे देशों के जासूसों को अपनी सूचनाएं लीक करना, सत्ता का दुरुपयोग करना, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके एक किसी को पक्षपात करके जॉब दिलाना, ठेके दिलाना या अन्य कोई लाभ पहुंचाना। मतलब राजनीतिक सत्ता पर रहते हुए अपनी सत्ता का दुरुपयोग करना राजनीतिक अपराध कहलाता है। श्वेतावसन अपराध भी कहते हैं इसे। लेकिन बोंगर ने राजनीतिक अपराध कहा है यौन, सेक्सुअल क्राइम, यौन अपराध, जिसके अंदर जबरदस्ती किसी के साथ यौन क्रिया करना, कुक्रम करना, बलात्कार करना, या फिर वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना, या फिर वेश्यावृत्ति का कार्य है उसको बढ़ावा देना, तो ये यौन अपराध के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, यदि हम वेश्यावृत्ति की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति के अंदर तो ये अपराध है जो चल रहे हैं, वो वेश्यावृत्ति के जो जिसको रेड लाइन जोन भी कहते हैं, जो क्षेत्र वहाँ पर चल रहे हैं वो इलीगल है, लीगल नहीं है। लेकिन यही काम बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन देशों में इसको लाइसेंस प्राप्त है, जैसे थाईलैंड देश है, वहाँ पर ये इकोनॉमी का एक साधन है, तो वहाँ पर ये अपराध नहीं है। तो अपराध है वो समय स्थान के अनुसार अलग अलग होते हैं। इसके पश्चात विविध अपराध, मिसक्लेनियस जो क्राइम है, विविध अपराधों के अंदर अन्य प्रकार के आएंगे, जैसे किसी बदला लेने के, इसमें विशेषकर बदला लेने के उद्देश्य से जो अपराध किया जाए वो, जैसे किसी के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना या धमकी देना, या फिर जैसे बदला लेने के लिए किसी के घर में आग लगा देना, फसलें जला देना, तो ये सब अपराध हैं, ये किस में आएंगे? विविध अपराध में आएंगे। तो बोंगर ने अपराध को 4 भागों में बांटा है: आर्थिक अपराध, राजनीतिक अपराध, यौन अपराध और विविध अपराध। इसके पश्चात हम हेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हेज क्या कहते हैं? हेज कहते हैं कि अपराध है वो उद्देश्य, हेज ने भी उद्देश्य के आधार पर भी अपराध करने का हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों अपराध करें, उस उद्देश्य के आधार पर 3 भागों में इन्होंने बांटा है। व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, दूसरा है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और तीसरा है क्राइम अगेंस्ट सिस्टम। तो पहला व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। व्यक्ति के विरुद्ध अपराध के अंदर क्या होता है? इसमें एक व्यक्ति विशेष का नुकसान होता है, उसी के विरुद्ध अपराध होगा और उसी व्यक्ति का ही विघटन होगा। जैसे मर्डर करना है तो उस व्यक्ति को नुकसान हुआ, आत्महत्या करता है कोई किसी भी परेशानी के कारण तो उस व्यक्ति का नुकसान हुआ, रेप हुआ है किसी के साथ तो उस व्यक्ति का नुकसान हुआ है, कोई महिला जा रही है उसे चेन झपट कर भाग गया कोई तो उस महिला का नुकसान हुआ है। व्यक्तिगत मतलब जिससे किसी का व्यक्तिगत नुकसान होता हो, जो अपराध किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए जाए वो व्यक्तिगत अपराध कहलाते हैं। संपत्ति के विरुद्ध अपराध, यदि अपराध का उद्देश्य किसी की संपत्ति हड़पना है, धन दौलत हड़पना है, जमीन जायदाद हड़पना है, तो वो अपराध संपत्ति के विरुद्ध अपराध में आएंगे। जैसे चोरी करना, डकैती करना, गबन करना, जालसाजी करना, किसी के प्लाट हड़पना, मकान हड़पना, जमीन जायदाद हड़पना, तो ये किसके अंदर आएंगे? संपत्ति के विरुद्ध अपराध। व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, अगेंस्ट सिस्टम, ऐसा अपराध जो सामाजिक या कानूनी व्यवस्था के विरुद्ध हो, जैसे रात को शराब पीकर गलियों में, चौराहों पर हुड़दंगबाजी करना, गाली गलौज करना, हवाई फायर करना, आवारागर्दी करना, दंगे करना, तो ये सब किसके अंदर आए? क्योंकि इससे सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक नियमों की एक व्यवस्था है, वैधानिक नियमों की व्यवस्था है। जब वो सिस्टम टूटता है, उस सिस्टम को तोड़ने के लिए जो अपराध किया जाए तो वो व्यवस्था के विरुद्ध अपराध होगा। तो हैज क्या कहते हैं? 3 प्रकार के अपराध है भैया:
क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड क्राइम अगेंस्ट सिस्टम। तो ये आपको एक्सप्लेन भी करने पॉइंट साथ में। इसके पश्चात हम लेमर्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेमर्ट कहते हैं भी देखिए भैया, अपराध है वो दो प्रकार के हैं, एक तो सिचुएशनल ऑफेंस हो गया और एक ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड ऑफेंस हो गया। जो स्थितिजन्य अपराध है वो अपराध होते हैं जिसमें व्यक्ति ने इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई अपराध करने के लिए, न ही उसका अपराध का कोई इरादा था। जैसे फूलन देवी है, फूलन देवी डाकू फूलन देवी हुई, बाद में वो सांसद भी रही, लेकिन वो डाकू किस कारण से बनी? उसके साथ रेप हुआ, बहुत सारे लोगों ने रेप किया और उसने बदला लेने के लिए बंदूक उठाई और बहुत सारे लोगों को मार भी डाला। तो उसने जो अपराध किया वो स्थितिजन्य अपराध था। एक हमने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि यदि अपने सामने वाला अपने को सेल्फ डिफेंस के अंदर हम कोई अपराध करते हैं तो वो सिचुएशनल होगा। इसी तरह से यदि किसी लड़की से महिला से ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति का काम करवाया जा रहा है तो वो जो वेश्यावृत्ति के काम में शामिल हुई है वो परिस्थितिजन्य है, वो प्लान्ड नहीं है, उसकी उसमें इच्छा नहीं है। तो ऐसे अपराध जो परिस्थितियों के कारण, स्थिति के कारण किए जाते हैं वो स्थितिजन्य अपराध कहलाते हैं और इसके लिए सज़ा भी कम मिलती है या फिर नहीं मिलती। नियोजित अपराध, नियोजित अपराध वो होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जो प्लान के तहत होते हैं, पूरी नियोजित योजना के तहत होते हैं। एक इरादा होता है, एक उद्देश्य होता है, उसको ध्यान में रखकर योजना बनाकर जो अपराध किए जाए उसको नियोजित अपराध कहा जाता है। जैसे सुपारी लेकर किसी का मर्डर करना या फिर किसी जानबूझकर किसी का सड़क हादसे में किसी को मारना, अपनी गाड़ी के नीचे देकर मारना किसी को। तो इस तरह का जब कोई भी अपराध है जानबूझकर सुनियोजित तरीके से हम करते हैं तो वो अपराध क्या कहलाएगा? नियोजित अपराध। है स्टूडेंट लाइफ का यदि हम बात एग्जांपल दें तो आपको पेपर का टाइम चल रहा है, आप कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं और आप नकल करते हो, पर्ची आपके पास पकड़ी गई तो वो आपका अपराध कैसा अपराध कहलाएगा? वो नियोजित अपराध कहलाएगा। आपकी एक प्लानिंग थी, घर से लेकर आए थे, पता था भी मैं ये काम करूँगा। और एक ऐसे होता है भी आपने पर्ची की नहीं, दूसरे ने आपके पास फेंक दी और आप उसको उठाकर कहीं दूर फेंकने ही वाले थे कि तभी ऊपर से सुपरवाइजर ऑब्जर्वर आ गया और उसने आपको पकड़ लिया और केस बना दिया, तो वो आपका अपराध है, वो सिचुएशनल अपराध होगा। तो इसके पश्चात हम बढ़ते हैं आयु के आधार पर। आयु के आधार पर अपराध को ऑन द बेसिस ऑफ एज देयर आर टू टाइप ऑफ क्राइम, चाइल्ड डेलिंक्वेंसी और एडल्ट क्राइम। बाल अपराध कौन से होते हैं? बाल अपराध वो होते हैं जो अवयस्क लड़के और लड़कियों के द्वारा किए जाते हैं, मतलब जिसमें जो अपराधी है वो वयस्क नहीं है, वो 18 साल से कम उम्र का है। ये एज जो है ये अलग अलग देशों में अलग अलग है, महिला और पुरुषों के लिए भी अलग अलग है। तो बाल अपराध बालकों के द्वारा या अवयस्क महिला और पुरुष लड़के और लड़कियों के द्वारा किए जाते हैं। इसमें सज़ा का प्रावधान कम है, इसमें बच्चों को सुधारने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, इसलिए इनको सुधार गृह केंद्र में भेजा जाता है। वयस्क अपराध वो होते हैं जो सुनियोजित प्लान तरीके से किए जाते हैं, जिसमें अपराध करने वाला है वो एक वयस्क व्यक्ति होता है, एक मैच्योर व्यक्ति होता है, तो उसे वयस्क अपराध कहा जाएगा। सांख्यिकीय उद्देश्य के आधार पर, ये हमने पहले ही कर लिया, लेकिन सांख्यिकीय उद्देश्य के आधार पर फिर हमें बताना पड़ेगा। यदि इसका हम डिवीजन करके एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सांख्यिकीय उद्देश्य के आधार पर है व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, जिसमें व्यक्ति विशेष का नुकसान होता हो, जैसे देखिए हमने यहाँ पर किया था, यही आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, तो उसमें आपको यही एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। और इसके पश्चात तीसरा है सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध अपराध। सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध अपराध का मतलब व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, जैसे हुड़दंगबाजी करना, शराब पीकर गाली गलौज करना, तो दंगे फसाद करना, गाली गलौज करना, तो ये क्या आएंगे? इसको हम लेंगे सार्वजनिक नैतिकता, मतलब ऐसी नैतिकता, मोरालिटी जिसको पूरा समाज मानता हो, यदि उसको तोड़ने के लिए काम किया जाएगा तो वो अपराध है सार्वजनिक नैतिकता के अंतर्गत आएगा। सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध, पूरा समाज, पूरी दुनिया जिसको मानती है उस व्यवस्था के विरुद्ध काम करना, जैसे किसी के साथ विश्वासघात करना, धोखेबाजी करना। मान लीजिए किसी से वादा कुछ किया कुछ करने का और परिस्थितियाँ प्रतिकूल होते ही, अपने अनुकूल होते ही उसके खिलाफ वादा खिलाफी करना, जालसाजी करना, धोखेबाजी करना, विश्वासघात करना, वो सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध होगा। तो ये हमने अपराधों के प्रकार थे, ये 6 भागों में बांटे हैं, सदरलैंड के, बोंगर के, हेज के, लेमर्ट के, आयु के आधार पर और सांख्यिकी उद्देश्य के आधार पर। इसके पश्चात अलावा भी आप कर सकते हैं, यदि ये नाम याद नहीं रहते हैं तो आप सीधे अपराध लिख सकते हैं भी, जैसे नियोजित अपराध, अनियोजित अपराध, साधारण अपराध, जघन्य अपराध, स्थितिजन्य अपराध
और आर्थिक अपराध, राजनीतिक अपराध, धार्मिक अपराध, सामाजिक अपराध, सांस्कृतिक अपराध, श्वेतवसन अपराध। श्वेतवसन अपराध कौन से होंगे वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। श्वेतवसन अपराध वो अपराध होते हैं जो समाज के अंदर उच्च प्रतिष्ठा वाला पद प्राप्त किए हुए व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं, जैसे राजनेताओं के द्वारा, सिविल सर्वेंट के द्वारा, IAS IPS ऑफिसर्स के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा, इनके द्वारा जो अपराध किए जाएंगे उसको श्वेतवसन अपराध कहा जाता है, व्हाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है, कॉजेज ऑफ क्राइम। अब अपराध क्यों करते हैं, इनके कारण क्या है? क्योंकि कोई खुशी में अपराध थोड़ी करता है, उनके पीछे कोई न कोई व्यवस्था है, कारक तो रहे होंगे जिनके कारण व्यक्ति अपराध में संलिप्त हुआ है। तो उसके कारणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अंतर्गत आएगा सामाजिक विघटन। यदि सामाजिक विघटन है, सामाजिक नियमों का लोग पालन नहीं करते हैं, नियमहीनता है, अनोमी है, तो उस स्थिति में व्यक्ति के अपराधी बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी। क्योंकि यदि वो व्यक्ति शराफत से जिएगा और चारों ओर माहौल अराजकता का है तो वो फिर अपना जीवन सही तरह से यापन नहीं कर पाएगा। और तो सामाजिक विघटन की अवस्था में जब सामाजिक संस्थाएं, वैवाहिक संस्थाएं, पारिवारिक संस्थाएं, जाति, धर्म ये सही तरह से काम नहीं कर रही है तो फिर समाज के अंदर अपराध है वो बढ़ेंगे। सामाजिक समस्याएं, समाज के अंदर विभिन्न तरह की सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे मद्यपान, नशाखोरी, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध। तो इन सामाजिक समस्याओं ने भी अपराध को बढ़ाया। जैसे दहेज प्रथा ने कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को बढ़ाया, दहेज प्रथा ने महिलाओं पर अत्याचार को बढ़ाया, दहेज प्रथा ने महिलाओं को जैसे जलाकर मार डालना, उसके बाद दूसरी शादी करना और दहेज लेना, इस तरह की घटनाओं को बढ़ाया है। इसी तरह से नशाखोरी है, तो नशाखोरी जो है इससे जो जितने भी ज़्यादातर अपराध हुए हैं, जैसे रेप की घटनाएं हुई है या किसी का मर्डर हुआ है, तो इस तरह के जो अपराध हुए हैं, इन अपराधों में के पीछे जो कारण है वो नशाखोरी का कारण रहा है। दूसरा नशाखोरी का कारण ये भी होता है व्यक्ति को नशे की आदत लगी और उसके पास पैसे हैं नहीं, तो वो चोरी करेगा, लूटमार करेगा, डकैती डालेगा और अपने नशे की जो आवश्यकता है, इच्छा है, उसको संतुष्ट करने की वो कोशिश करेगा। तो नशाखोरी भी अपराध को बढ़ावा देती है। प्रवास, श्रमिक लोग काम की तलाश से एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो जहाँ पर वो जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं मिल पाता, घर से दूर है, घर से दूर होने के कारण यौन इच्छाओं की पूर्ति करना भी वो चाहते हैं, तो वो अपने परिवार सहित वहाँ पर आए नहीं है, तो वेश्यावृत्ति बढ़ेगी। इसके साथ साथ अकेले रहते हैं तो एकांकीपन के कारण नशाखोरी की भी आदत लगेगी और दूसरे अन्य अपराधों के अंदर भी वो शामिल हो सकते हैं। तो प्रवास है, ये भी अपराध को बढ़ावा देने का कारक है। कारण है संघर्ष। यदि समाज के अंदर संघर्ष चल रहा है, दो परिवारों के बीच में संघर्ष चल रहा है, दो व्यक्तियों के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो वो भी अपराध के लिए जिम्मेवार रहेगा, उससे भी अपराध बढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए दो पड़ोसी है, उनके बीच में आपस में संघर्ष चल रहा है, उनका लड़ाई झगड़ा हुआ और आपस में चोट लगी, तो जिसको ज़्यादा चोट लगी या किसी की डेथ हो गई और तो दूसरा पक्ष है वो तो अपराधी बन गया ना, क्योंकि वो अपराधी क्या क्राइम किया, उसने किसी का मर्डर किया। तो अब वो अपराधी बना किस वजह से बना? संघर्ष की वजह से, क्योंकि आपस में संघर्ष चल रहा था, आपस में विवाद चल रहा था। तो संघर्ष और विवाद है वो भी जिम्मेवार हैं अपराध के। पारिवारिक विघटन, यदि परिवार का विघटन हो चुका है, पति पत्नी में तलाक हो चुका है, या किसी पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, या फिर पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा रहता है, तो इनका बच्चों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और ऐसे बच्चे हैं वो फिर माता पिता उनकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते और वो फिर बच्चे हैं वो अपराध की श्रेणी में आ जा सकते हैं, उसकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ यदि पारिवारिक विघटन हुआ, किसी पति पत्नी में से किसी एक की डेथ हो गई या फिर दोनों सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, तो भी वो अपनी यौन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यभिचारिता करेंगे, जिससे वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। तो ये पारिवारिक विघटन है, ये सामाजिक जो भारत में अपराध का एक मुख्य कारण रहा है। रीति रिवाजें, बहुत सारी रीति रिवाजें हैं, वो जो रीति रिवाजें वो भी सामाजिक जो समाज के अंदर अपराध है उन अपराधों को बढ़ावा देने का एक कारण रही है। यदि वो रीति रिवाजें न हो, जैसे बाल विवाह की प्रथा रही, दहेज प्रथा रही, तो और इसके अलावा महिलाओं को मंदिर में न अनुमति न देने की प्रथा रही, रिवाज रही, तो इस तरह की बहुत सारी रीति रिवाजें हैं, रस्में हैं, जो रूढ़िवादिता के कारण लोग उनका पालन करते हैं और इसके कारण भी अपराध बढ़ रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं परिवार, जाति, धर्म, विवाह, इस तरह की जो सामाजिक संस्थाएं हैं,
ये संस्थाएं सही तरह से काम नहीं कर रही, पारिवारिक विघटन हुआ, धर्म है वो अपने मूल्यों से अलग हो चुका है, विचलित हो चुका है, या फिर धार्मिक जगह पर दंगे फसाद होने लगे हैं, धर्म के आधार पर दंगे फसाद होने लगे हैं, और धर्म में साधु सन्यासियों के आड़ में अपराधी आकर बैठ गए और वो उस मौके का फ़ायदा उठाकर लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, ये जो संस्थाएं हैं, ये इन्होंने जब अपना काम सही तरह से न करने लगी और ये अपने पथ से विचलित हुई, तो समाज के अंदर अपराध है वो बढ़े हैं, क्योंकि औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में आ गए, जिससे बच्चों का सही तरह से पालन पोषण नहीं हो सकता, उनको सही तरह से संस्कार नहीं दिए जा सकते, तो उससे विघटन बढ़ा और अपराध भी बढ़े। राजनीतिक संस्थाएं जैसे दबाव समूह है, राजनीतिक दल है, ये केवल अपने हित के लिए काम करते हैं, अपने जो फॉलोवर है उनके हित के लिए काम करते हैं, और उनके हित के लिए ये किसी भी ये नहीं देखते भी व्यक्ति ने अपराध क्या किया है। इसमें ये देखा जाता है कि व्यक्ति किस धर्म का है, किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, किस पार्टी का है, और उसको अपराधी होते हुए भी बचाने की कोशिश की जाती है। तो विभिन्न राजनीतिक दल, दबाव समूह प्रेशर बनाकर अपराधी को बचा जाते हैं, या अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके अपराधी को बचा जाते हैं, जिससे अपराध है वो बढ़ता है, अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाओं में धर्म गुरुओं के, संतों के भेष में अपराधी व्यक्ति आ गए और उन्होंने लोगों का आर्थिक रूप से शोषण करना शुरू कर दिया, शारीरिक रूप से शोषण करना शुरू कर दिया, क्योंकि विशेषकर महिलाएं और बच्चे हैं, उनमें धार्मिक भावनाएं बड़ी स्ट्रांग होती है और वो बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और इन धार्मिक मूल्यों पर भारतीय संस्कृति में विश्वास ही नहीं, अंधविश्वास किया जाता है, और फिर उनका लोग है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जिससे अपराध बढ़ते हैं। सामाजिक भेदभाव, समाज के अंदर जो भेदभाव है, मुख्य रूप से भारतीय समाज की यदि हम बात करें तो धर्म के जो भेदभाव है वो जातीय आधार पर है। एक जाति को उच्च समझा जाता है और दूसरी जाति को निम्न समझा जाता है। इस जातीय भेदभाव के कारण जो उच्च जातियां हैं वो निम्न जातियों के विरुद्ध हुई और उनके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया, और निम्न जातियां उच्च जातियों के विरुद्ध हुई, तो इनसे इन दोनों के बीच में बहुत सारी बार टकराव भी देखने को मिले हैं। तो ये जो भेदभाव है, दूसरा सामाजिक भेदभाव है, वो लैंगिक आधार पर है। इसमें महिलाओं को कमतर आंका जाता है, उनको कमज़ोर समझा जाता है। इसी कारण महिलाएं हैं उन पर प्रताड़ना या फिर उनके उत्पीड़न बढ़े हैं, यौन शोषण की घटनाएं बढ़ी है, तेजाब डालने की घटनाएं बढ़ी है, चेन झपटने छीनने की घटना, इस तरह की घटनाएं बढ़ी है। शिक्षा संस्थाओं की कमियां, आज जो शिक्षण संस्थान है वो शिक्षण संस्थान जो प्राचीन काल में सर्वांगीण विकास पर आधारित थे, जिनका उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना था, आज वो केवल एक पक्ष पर कंसंट्रेट हो गए, एक पक्ष पर केंद्रित हो गए भी बच्चे का केवल जो है बौद्धिक विकास करना है। बौद्धिक विकास का तात्पर्य का मतलब हुआ उसको अंक अधिक से अधिक आने चाहिए, उसके पास एक सर्टिफिकेट आनी चाहिए जिसमें बहुत सारे अंक हो, नैतिक मूल्यों का, संस्कारों का, मानवीय गुणों का। आधुनिक शिक्षा जो प्रणाली, इसमें कोई स्थान नहीं रहा, जो कि अपराध को, जिससे सामाजिक मूल्य हैं वो टूटे हैं, जिससे अपराध बढ़े हैं। मनोरंजनात्मक संस्थाएं, जो मनोरंजनात्मक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का भी योगदान रहा अपराध में वृद्धि करने का, या उन संस्थाओं के कारण भी अपराध बढ़े हैं। मनोरंजनात्मक संस्थाओं से क्या हुआ कि इनमें अश्लीलता बढ़ी है। अश्लीलता का तात्पर्य ये है कि आप देखोगे टीवी के अंदर कोई सीरियल देखोगे या फिर कोई एडवर्टीजमेंट देखोगे, मशहूरी देखोगे, तो उसमें कितना अश्लीलपन है, फूहड़पन है। इसके साथ साथ पोर्न साइट्स काम कर रही है, अश्लील वीडियो डाले जा रहे हैं, फोटोज़ डाले जा रहे हैं, जिससे बच्चों के मन के ऊपर और वयस्क के मन के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे यौन अपराध जैसी घटनाएं भी बहुत बढ़ती है। संदेशवाहक साधन, अब संदेशवाहक साधन तीव्र हुए हैं। संदेशवाहक साधन तीव्र होने से इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर जो टेलीग्राम, इस तरह की जो त्वरित संदेश के साधन आए हैं, इससे भी अपराध बढ़े हैं। विशेषकर इससे साइबर क्राइम बढ़े हैं। इससे किसी का अकाउंट हैक कर लिया, फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया, किसी की ईमेल आईडी हैक कर लिया, आधार कार्ड हैक कर लिया, मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया, और उससे फिर उसको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो जो संदेशवाहक साधन है, जो टेक्नोलॉजी है, इसके कारण भी साइबर क्राइम बढ़े हैं। युद्ध है, उससे भी अपराध बढ़े हैं।
क्योंकि युद्ध के पश्चात अव्यवस्था की स्थिति हो जाती है, उसमें बहुत सारे लोग तो बेघर हो जाते हैं। बेघर होने का तात्पर्य ये हुआ कि उनके घर नहीं रहते, उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं, वो फिर अपराधियों की संगति में आ जाते हैं, उनके चंगुल में फंस जाते हैं। और दूसरा इसका कारण ये रहता है, युद्ध की अवस्था में जो जगह जगह टूटे फूटे मकान मिलेंगे तो वहाँ पर चोरों के छिपने की भी जगह हो गई, अपराधियों की छिपने की जगह हो गई। दूसरा, वो लूट मार भी वहाँ पर करते हैं। तो युद्ध है वो भी अपराध को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उसमें सामाजिक और वैधानिक नियंत्रण लोगों के ऊपर नहीं रह पाता। आर्थिक कारण कौन कौन से हैं? निर्धनता और बेकारी। निर्धनता और बेकारी अपराध को बढ़ाने का मुख्य कारण रहा, क्योंकि सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं। रोटी कपड़ा और मकान बेसिक नीड्स है, उनकी पूर्ति करना चाहते हैं। परंतु यदि मेहनत उनको काम नहीं मिलता, बेकारी है, बेरोजगारी है, तो वो किस तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे? फिर वो या तो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, लूटमार करेंगे, अपहरण करेंगे। इस तरह की घटनाएं फिर बढ़ती है। नगरीकरण और औद्योगिकरण। नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण रोजगार तो बढ़े, परंतु एक जगह पर जनसंख्या भी बढ़ी, क्योंकि रोजगार की तलाश में बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए, जिससे गंदी बस्तियों का विकास हुआ, जहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है, सरकार का नियंत्रण वहाँ पर नहीं है, और वहाँ पर वेश्यावृत्ति जैसी घटनाएं बढ़ी, चोरी डकैती जेब कतरी इस तरह की घटनाएं वहाँ पर बढ़ने लगी। और ये औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण एक प्रभाव ये हुआ कि इससे जो प्राथमिक नियंत्रण के साधन थे, परिवार था, पड़ोस थे, जाति थे, धर्म थे, वो नियंत्रण के साधनों का असर नहीं रहा, और परिणाम स्वरूप नियंत्रण न रहने के कारण व्यक्ति है वो अपराध की तरफ बढ़ा। आर्थिक महत्व। आज अपराध बढ़ने का मुख्य कारण ये भी है कि आज हर जगह पर पैसे का महत्व है, धन दौलत का महत्व है, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता है, वो चाहे किसी भी तरह से आए, चाहे सही तरह से आए, चाहे गलत तरह से। और जब वो गलत तरह से पैसे कमाना चाहता है, भौतिक सुख सुविधाओं विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता है, तो फिर वह या तो रिश्वतखोरी करेगा, या करप्शन में शामिल होगा, या अन्य किसी इलीगल तरीके से वो फिर अपराध करेगा। अत्यधिक आवश्यकताएं। व्यक्ति की आवश्यकताएं ज़्यादा हो गई है। आवश्यकताओं का मतलब इच्छाएं बढ़ गई है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है। आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसके पास अच्छी गाड़ी हो, कोठा हो, बंगला हो, बहुत सारी पैसे हो, धन दौलत हो। तो इन बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो किसी न किसी अपराध में शामिल हो जाता है। फिर जुआ खेलेगा, नशा बेचने का काम करेगा, और वो अपहरण करेगा। तो इस तरह के अपराध फिर बढ़ते हैं। बिना मेहनत धन प्राप्ति की इच्छा। देखिए, धन प्राप्त करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि धन किस तरह से प्राप्त किया जाए। यदि हम मेहनत करके धन प्राप्त कर रहे हैं फिर तो ठीक है, परंतु आमतौर पर क्या देखा गया कि लोग वो बिना मेहनत के ही अधिक से अधिक पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। तो बिना मेहनत के जब पैसा प्राप्त करने की उनकी इच्छा होगी, तो फिर वो चोरी डकैती लूटमार अपहरण इन तरह की घटनाओं में शामिल होंगे। लालच। यदि व्यक्ति को लालच है, वो भी व्यक्ति से अपराध करवाता है। अधिक से अधिक धन प्राप्ति का लालच, अधिक से अधिक जमीन जायदाद संपत्ति इकट्ठे करने के लालच ने भी व्यक्ति को अपराधी बनाया। महंगाई। महंगाई अपराध का मुख्य कारण रहा है, क्योंकि व्यक्ति जो काम कर रहा है उस काम में उसकी इतनी इनकम नहीं मिल पाती कि इस महंगाई के ज़माने में वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। फिर वो गैरकानूनी तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करेगा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। इसके पश्चात है प्राणी शास्त्रीय या व्यक्ति प्रकारक, जो व्यक्ति से संबंधित है। बायोलॉजिकल एंड पर्सनल फैक्टर्स। इसके अंदर है वंशानुक्रमण। वंशानुक्रमण का मतलब हुआ भी उसके माता पिता, उसके दादा दादी भी अपराधी रहे हैं, मतलब उनके पूर्वज अपराधी रहे हैं, और वही गुणसूत्र उस व्यक्ति के अंदर आ गए। दादा दादी अपराधी थे, उसके बाद मम्मी पापा हुए, अब वो खुद अपराधी बन गए। तो इसको वंशानुकरण कारण कारक कहा जाता है। और लोम्ब्रसो ने इसका पक्ष लिया था, और उन्होंने कहा भी था कि अपराधी है वो जन्मजात होते हैं, अपराधी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वंशानुक्रमण एक मुख्य कारण रहा है। और इसके कुछ विद्वानों ने ये भी कहा है कि वंशानुक्रमण जो अपराधी, उस पर रोक कैसे लगाए। उस पर रोक लगाने का मतलब ये हुआ कि वो आगे बच्चे पैदा करे ही ना, उनको ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी जाए। शारीरिक दोष। कई व्यक्तियों में शारीरिक दोष होते हैं, शारीरिक रूप से वो कुछ न कुछ विकलांग होंगे, अपंग होंगे, या अन्य कोई कमजोरियां होगी। तो उस कमजोरी के कारण वो अन्य लोग जब उसका अपमान करते हैं, उसकी अनदेखी करते हैं, तो उसमें एक हीनता की भावना आ जाती है, और उस हीनता की भावना के कारण भी वो अपराध करते हैं। आयु भी कारण है यौन जो अपराध है उनका। जैसे बुजुर्ग लोग हैं वो कम अपराध करेंगे। चोरी डकैती लूटमार यौन अपराध ये वयस्क लोगों के द्वारा किए जाएंगे। और हल्की फुल्की चोरी है, गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये युवा लोग या फिर
जो अंडर 20 है उन लोगों के द्वारा इस तरह के अपराध किए जाएंगे। तो आयु के अनुसार है वो भी अपराध है, आयु भी अपराध के लिए जिम्मेवार है। लिंग के आधार पर भी अपराध, लिंग भी अपराध का एक कारण है। हम देखते हैं कि पुरुष और लिंग के आधार पर दो भागों बांटा गया है, पुरुष और महिला। तो इसमें पुरुष है वो अधिक अपराध करते हैं महिलाओं के मुकाबले में, पुरुषों की संख्या काफ़ी गुना अधिक है। नशा अपराध का मुख्य कारण है, क्योंकि नशे की हालत में व्यक्ति अपने होशोवास खो बैठता है, या उसको आदत पड़ जाए तो उसको नशा चाहिए ही चाहिए। उसके पास पैसे हैं नहीं तो फिर वो नशे की इच्छा पूर्ति करने के लिए या फिर नशे की हालत में अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपराध करेगा। शिक्षा का स्तर, यदि व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है तो वो अपराध अधिक करेगा क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, और व्यक्ति यदि अधिक पढ़ा लिखा है तो अपराध कम करेगा क्योंकि वो शिक्षित है, वो ज्ञानवान है। तो शिक्षा है उसका स्तर भी अपराधियों के लिए, हालांकि बड़े बड़े घोटाले होना या फिर अन्य गबन जालसाजी इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो इस तरह के अपराध है वो पढ़े लिखे व्यक्ति अधिक करते हैं। तो शिक्षा का स्तर है वो भी जिम्मेवार है। वैवाहिक जीवन भी जिम्मेवार है अपराध के लिए, क्योंकि यदि इस लड़के और लड़की ने आपस में शादी की, आपसे मनमुटाव हुए, उनके आपस में नहीं बन रही है, तो फिर उसमें हो सकता है जो लड़का है वो नशे का आदी हो जाए, या लड़की है वो किसी तरह की, जैसे सुसाइड जैसी घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है, लड़के भी करते हैं लड़कियां भी करते हैं, आपसी वैवाहिक जीवन से तंग आकर, या फिर उनके बीच में तलाक हो जाता है। तो ये जो इससे परिवार का विघटन होता है, जिससे अपराध है वो अलग अलग तरह के अपराध पनपते हैं। संवेगात्मक अस्थिरता, यदि व्यक्ति संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं है, वो कभी बहुत ज़्यादा खुश कभी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, अपनी भावनाओं पर उसका कंट्रोल नहीं है, तो भावनाओं के आवेश में आकर, गुस्से में आकर भी व्यक्ति अपराध करता है। प्रेम में असफल, ये भी अपराध का कारण है। मान लीजिए किसी ने किसी के साथ दोस्ती की, प्रेम अफेयर हुआ, और बाद में उनका जो प्रेम है वो सिरे नहीं चढ़ पाया, आपस में शादी नहीं कर पाए, तो क्या होगा, या तो वो दोनों ही सुसाइड कर जाते हैं, ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, या फिर वो भाग कर शादी करते हैं, अंतर्जातीय विवाह करते हैं, तो वो सामाजिक अपराध हो गया। या फिर उन्होंने शादी कर ली तो ऑनर किलिंग के हरियाणा के अंदर भी हम एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जिससे उसके परिवार वाले उस लड़का या लड़की को मार डालते हैं। तो फिर वो या फिर ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती है कि जो लड़का है, एक तरफा प्यार हुआ लड़की के साथ, और फिर वो लड़की उस शादी करने के लिए नहीं मानी, तो लड़का है उस लड़की को मार डालता है, उस पर तेजाब डालता है, खुद मर जाता है। तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। प्रेम में असफल व्यक्ति हो जाता है तो वो भी कारण रहते हैं अपराधी बनने की, या फिर उसको नशे की आदत लग जाएगी, चोरी डकैती का काम शुरू कर देगा, आतंकवादी बन जाएगा। इस तरह के बहुत सारे अपराधों में वो संलिप्त हो सकता है। इसके अलावा अन्य कारण भी है, जैसे पुलिस बल की भारी कमी। भारतीय समाज की यदि हम बात करें तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले में पुलिस बल बहुत कम है, और जितने भी पुलिस बल है उनमें से बहुत अधिक संख्या में वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। तो आम जन की सुरक्षा के लिए पुलिस बल है वो बहुत कम है। न्याय की सुस्त गति, न्याय है भारत में बहुत धीमा है, उसके अंदर का दशक लग जाते हैं न्याय मिलने में। जैसे दामिनी का केस हुआ, रेप हुआ, उसके पश्चात उसकी मृत्यु होगी, 12 साल के बाद न्याय मिला उसको। तो इसका मतलब इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें न्याय बहुत देरी से मिलता है, और न्याय देरी से मिलने के कारण जो अपराधी हैं उनके हौसले बढ़ जाते हैं। वो उस इतने समय के दौरान वो अपने धन बल के कारण या अपने प्रभाव के कारण कहीं से कहीं बच भी निकलते हैं। अपराधियों के प्रति नरम रवैया, और भारतीय जो कानून है वो अपराधियों के प्रति सुधारात्मक रवैया अपनाता है। कई बार अपराधियों को छोड़ भी दिया जाता है, जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी इन उपलक्ष्य में व्यक्तियों को अब जो जघन्य अपराध में शामिल व्यक्ति हैं उनको भी छोड़ दिया जाता है, और फिर वो समाज के अंदर दोबारा उस तरह के अपराध करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपराधियों के प्रति जो नरम रुख अपनाया जाता है वो भी अपराध को बढ़ावा देता है, मतलब अपराधियों के अंदर खौफ नहीं है। निष्प्रभावी कानून, भारतीय कानून है वो पूरी तरह से निष्प्रभावी है। या तो भारतीय कानून बहुत प्राचीन अंग्रेजों के टाइम के कानून चल रहे हैं, जो कि आज के समय में उसका कोई औचित्य ही नहीं है, व्यक्तियों पर वो नियंत्रण स्थापित कर ही नहीं पाते, व्यक्तियों के अंदर कानून का खौफ है ही नहीं, तो वो निष्प्रभावी कानून है वो भी अपराध को बढ़ावा देते हैं। वोट बैंक की दूषित राजनीति जिम्मेवार है अपराध को बढ़ाने के लिए। कोई व्यक्ति यदि पकड़ा गया अपराध के अंदर, तो उस जिस पार्टी का वो फॉलोवर है उस पार्टी के लीडर के द्वारा उसको बचाने के लिए पूरी जी जान लगा दी जाती है। तो
तो इसका मतलब राजनीति है वो केवल वोट बैंक या अपराधी को अपराधी के नज़रिए से न देखकर उसको धर्म या फिर जाति या फिर किस वर्ग या किस क्षेत्र का है उस चश्मे से उसको देखा जाता है, जिससे अपराध बढ़ते हैं। भौगोलिक कारण, कुछ विद्वानों ने भौगोलिक कारकों को भी जिम्मेवार माना है, जैसे ऋतु परिवर्तन हुआ या फिर जलवायु हुआ, मौसम, इनको भी जिम्मेवार माना है अपराध के लिए। जैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि ज्यों भूमध्य रेखा के नज़दीक जाएंगे अपराधों की कैटेगरी वो बढ़ती जाएगी, और भूमध्य रेखा से ज्यों दूर होते जाएंगे वहाँ अपराध कम होते जाएंगे। तो इस तरह की ये अपराध के कारण थे, आप इनको एक्सप्लेन कीजिएगा। इसके पश्चात क्राइम कंट्रोल इन इंडिया, भारत में अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो भारत में अपराध नियंत्रण के लिए पहला, अपराध नियंत्रण हेतु विभिन्न कानून बनाए गए हैं। भारतीय संविधान लिखित संविधान है, इस संविधान के अंदर किस अपराध का उल्लंघन करने पर कौन सी सजा देगी इसका प्रावधान किया गया। तो ये कानून है, ये भारत कानून का पालन करवाने का कार्य है वो न्यायपालिका का है, वो प्रशासन का है। तो इसके पश्चात दूसरा, पुलिस की नियुक्ति। अपराध को नियंत्रित करने के लिए सरकारों के द्वारा पुलिस की नियुक्ति की जाती है। पुलिस की नियुक्ति का तात्पर्य ये हुआ कि पुलिस है वो अपराधियों को पकड़ने में, शांति व्यवस्था को बनाए रखने में, अपराधियों को कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होती है। न्यायालय या न्यायाधीश, अब पुलिस है वो सज़ा नहीं दे सकती, वो अपराधियों को पकड़कर जज के सामने लेकर जाएगी, न्यायालय में पेश करेगी, और न्यायालय के उनके खिलाफ सबूत भी पेश करेगी, और फिर जज के द्वारा कोर्ट के अंदर उसको उसी के अनुसार सज़ा दी जाती है या उसी के अनुसार उसको दंड दिया जाता है। कारागार व्यवस्था, भारत के अंदर कारागार व्यवस्था भी है। अब सज़ा प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति को सुधार के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, समाज में फैलने वाली अव्यवस्था से बचाने के लिए उस व्यक्ति को जिस स्थान पर रखा जाता है सज़ा प्राप्त होने के पश्चात, उसको कारागार कहते हैं, जेल कहते हैं। तो ये भी व्यक्ति के अपराध नियंत्रण के लिए एक संस्था के रूप में काम करती है। परिवीक्षा प्रणाली या प्रोबेशन पीरियड, व्यक्ति ने कुछ सज़ा जेल के अंदर काटी और उस दौरान उसका व्यवहार बढ़िया रहा, उसने नियमों का पालन किया, कानूनों का पालन किया, तो उस व्यक्ति को फिर प्रोबेशन पीरियड पर छोड़ दिया जाता है, उसे एक अवसर दिया जाता है अपने आप को सुधरने का। और एक प्रोबेशन अधिकारी, प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा ऑफिसर की निगरानी में वो काम करता है, और उसमें यदि सुधार नज़र आए और यदि सुधार नज़र नहीं आता, वो नियमों का पुनः उल्लंघन करता है, तो फिर उसको उसी नियम के तहत फिर कठोर सज़ा दी जाती है। पैरोल व्यवस्था, ये भी जो व्यक्ति है जिसने अपनी सज़ा का एक हिस्सा काट लिया है, उसने काफ़ी सज़ा काट लिया और उसका व्यवहार बहुत बढ़िया है, तो उसको एक सुधरने का मौका दिया जाता है और उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है और एक अच्छा सामाजिक नागरिक बनने का उसे अवसर उपलब्ध होता है। वयस्क सुधार गृह ये इस तरह के सबसे पहले अमेरिका के अंदर प्रचलित हुए। जो वयस्क सुधार गृह, उसमें भी सुधरने के लिए जो अपराधी है उन अपराधियों को वहाँ पर रखा जाता है और वहाँ पर उसको साथ साथ में शिक्षा, मनोरंजन, परिश्रम, इस तरह की, और साथ साथ में धार्मिक संदेश, ये सब बातें वहाँ पर उनको सिखाई जाती है। खुले कारागार भी व्यक्ति अपराध नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। एशिया का सबसे बड़ा खुला कारागार दिल्ली के अंदर है, तिहाड़ जेल, जिसके अंदर लगभग 9,000 कैदी वहाँ पर रहते हैं। इस खुले कारागार का मतलब हुआ कि वो एक खुली जगह है जहाँ पर व्यक्ति परिश्रम भी करते हैं, शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, साहित्य पुस्तकें भी पढ़ते हैं, उनको मनोरंजन के साधन भी अवेलेबल है। इसका मतलब एक अच्छे नागरिक बनने का वहाँ पर उसको माहौल दिया जाता है ताकि उसमें सुधार आ सके। तो ये इसके कंट्रोलिंग के एफर्ट्स थे। इसके बाद सजेशंस टू कंट्रोल क्राइम, इसके सुधार के लिए कौन कौन से सुझाव हैं अपराध के। कानून सख्त होना चाहिए, कानून का लोगों के अंदर खौफ होना चाहिए भी, कानून से अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति बच न पाए। त्वरित न्याय प्रणाली त्वरित होनी चाहिए, मतलब अपराध किया है उसके बहुत कम समय सीमा में अपराधी को सज़ा यदि मिलेगी तो दूसरे लोगों के अंदर भी खौफ पैदा होगा और वह व्यक्ति भी दोबारा वैसा अपराध नहीं कर पाएगा। न्याय प्रणाली में सुधार करना चाहिए, जजों की व्यवस्था करनी चाहिए, अधिक से अधिक जजों की नियुक्ति करनी चाहिए, पुलिस की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि वो अपराधी को जल्दी से जल्दी पकड़कर उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी सबूत पेश कर सके ताकि उसको जल्दी न्याय मिल सके। जेल में सुधार करना चाहिए, कारागार में सुधार करना चाहिए, मतलब पूरी व्यवस्था को आधुनिक बनाकर उसको पूरी प्रणाली को, सिस्टम को सुधारना चाहिए। आवश्यकता अनुसार पुलिस बल की नियुक्ति, लोगों पर पुलिस बल है
वो लोगों पर कंट्रोल या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यरत है। तो पुलिस बल है, आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार या केंद्र सरकारों को उसकी नियुक्ति अधिक से अधिक करनी चाहिए। और वीआईपी सिक्योरिटी में जो पुलिस वाले लगे हुए हैं, जिनकी जितनी आवश्यकता नहीं है, उनको जन या आम लोगों की सुरक्षा के अंदर लगाना चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अपराधी को केवल अपराधी की नज़रिए से देखना चाहिए, न कि वो किस पार्टी का है। और जो राजनीति है उसमें भी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चयन नहीं करना चाहिए। उनको चुनाव लड़ने की योग्यता मतलब अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि एक अपराधी व्यक्ति ने चुनाव लड़ाए तो फिर वो अपराध तो आगे बढ़ाएगा, वो कहाँ से सुधार करेगा। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति अपराध को समाप्त करने की होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति ही सुधार कर सकती है और राजनीति ही खेल बिगाड़ती है। रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। अपराध है उसके लिए गरीबी और बेरोजगारी बहुत जिम्मेवार रहती है, क्योंकि व्यक्ति पेट के पापी पेट कहा भी जाता है कि पापी पेट का सवाल है। इसका मतलब व्यक्ति अपनी आजीविका जब आजीविका के साधन नहीं है और बच्चों के पालन पोषण की समस्या आती है, तो फिर व्यक्ति अपराध में संलिप्त हो जाता है। तो सरकार को चाहिए कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराएं, प्रशिक्षण करके लोगों के अंदर कौशल का विकास करके उन्हें रोजगार और ऋण देकर उन्हें स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करें। सामाजिक किसके पश्चात है? सामाजिक समानता व समरसता को बढ़ावा। सामाजिक समानता व समरसता के अंतर्गत आएगा भी जातीय भेदभाव, लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबके साथ समानतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यदि जातीय, लैंगिक या धार्मिक व्यवहार होते हैं तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा। जैसे ईसाई है, वो हिंदुओं से ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी एक अपराध है। या फिर भेदभाव के कारण महिलाओं को कमतर आंका जाएगा, तो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। परिवार है, वैवाहिक संस्था है, उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। लड़के लड़की को अपने मैच लाइफ पार्टनर चयन करने की स्वतंत्रता खुद होनी चाहिए, ताकि पारिवारिक विघटन न हो और समाज के अंदर समरसता बनी रहे। मीडिया के उसका इसके पश्चात है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। शिक्षा व्यवस्था है वो बहुमुखी विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, वो नंबरों पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। वो बच्चों को संस्कारवान बनाने वाली, नैतिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों का पाठ पढ़ाने वाली शिक्षा होनी चाहिए। धार्मिक, सामाजिक आदि संस्थाओं में सुधार करना चाहिए। वैवाहिक संस्थाएं, परिवार संस्थाएं, जातिगत संस्थाएं, इनको आधुनिक बनाना चाहिए। रूढ़िवादिता को त्याग कर इन्हें समय के अनुसार चलना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि सभी समस्याओं की जड़ जनसंख्या वृद्धि है। तो फैमिली प्लानिंग बनाकर लोगों को जागरूक करके इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। सामाजिक कुप्रथाओं व सामाजिक समस्याओं का समाधान, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, विधवा पुनर्विवाह निषेध है, तो इस तरह की बहुत सारी नशाखोरी है, इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध अपराध यदि होते हैं तो उनके लिए त्वरित और कठोरतम सजा होनी चाहिए, जैसे यौन शोषण होना, मर्डर करना, दहेज के लिए मारना, कन्या भ्रूण हत्या करना, इस तरह के जो अपराध हैं उनके लिए कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। मनोरंजनात्मक संस्थाओं में सुधार करना चाहिए। अश्लील साइट्स पर रोक लगानी चाहिए। और इसके साथ साथ जो चाहे टीवी सीरियल हो, उसमें आपराधिक घटनाएं नहीं दिखाई जानी चाहिए, और वहाँ पर फूहड़पन या फिर अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। मीडिया को भी एक सकारात्मक भूमिका इसमें निभाई जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी सिस्टम को सुधारने और बनाने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। इसके पश्चात जेलों का आधुनिकीकरण। जेल है उनको हाई टेक्नोलॉजी युक्त करना चाहिए। उनमें वहाँ पर जो कैदी रह रहे हैं उनको सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। धार्मिक उपदेश होने चाहिए, रोजगार के प्रशिक्षण वहाँ पर देने चाहिए, सामाजिक और मानवीय गुणों की ट्रेनिंग वहाँ पर देनी चाहिए। पारिवारिक समरसता को बढ़ावा। परिवार के अंदर यदि किसी तरह का कोई मनमुटाव चल रहा है तो रिश्तेदारों को, सरकार को, समाज को चाहिए कि उस मनमुटाव को कम करे। और यदि किसी भी कारणवश परिवार का विघटन हो गया, तलाक हो गया है, या फिर किसी एक की या फिर माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, तो उनके बच्चों की केयर करने के लिए सरकार और फिर गैर सरकारी संस्थाओं को, रिश्तेदारों को, समाज को एक साथ आकर आगे बढ़ना चाहिए। मद्यपान, शराबखोरी है, उस पर पूरी शराबखोरी या नशाखोरी को पूर्णतः प्रतिबंध कर देना चाहिए। शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर जागृति बढ़े, कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़े, जिससे उन कानूनों का उल्लंघन वो न करें। अपराधी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी तरफ नरम रुख नहीं अपनाना चाहिए। किसी भी तरह से राजनीतिक, जातीय, क्षेत्रीय लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं सेल्फ असेसमेंट सेशन की तरफ। इसमें हम करते हैं, पहला क्वेश्चन है अपराध क्या है।
तो इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, अपराध के कोई 2 कारण बताएं, 2 नंबर का क्वेश्चन। अपराध नियंत्रण के साधन बताएं, 2 नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है, हेज ने अपराध के कितने प्रकार बताए हैं। पैरोल क्या है, परिवीक्षा क्या प्रणाली क्या है, सदरलैंड, ये 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। सदरलैंड ने अपराध के कौन कौन से प्रकार बताए हैं, हेज के कौन कौन से प्रकार बताए हैं, लैमर्ट ने कौन कौन से प्रकार बताए, इनके अलग अलग पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अपराध क्या है, इसके कारणों को विस्तार से समझाएं, 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अपराध क्या है, अपराध को परिभाषित करते हुए भारत में अपराध नियंत्रण के साधनों व व्यवस्थाओं को बताएं। अपराध का अर्थ बताते हुए इसके प्रकारों को समझाएं। इस तरह के क्वेश्चन 16 नंबर के आ सकते हैं। किसी भी तरह का आपका कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको निस्संदेह सॉर्ट आउट कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।